Very good evening, everyone. Having understood the concept of strategic profile of a firm, how to develop a strategic profile of a firm, in this particular video, we are going to study two another techniques which will help us analyze the competition in the market. And these important techniques are the diamonds model as well as the VRIO framework. So ये दो important techniques है जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं and it is very very important for your exam point of view. So let's get started. Now, this particular model is also known as Diamonds model. I'll tell you why, because जो इसका diagram बन के आता है, the graphical representation that we are going to create is in the form of a diamond, and therefore it is also known as Diamonds model. It was created by Michael Porter, and it basically comprises of certain factors. कुछ ऐसे factors के बारे में बात करता है जो अगर किसी भी नेशन के पास है, here we are talking about nation because this helps us identify that which nation is probably going to have a competitive advantage national level पे. तो अगर किसी नेशन के पास, किसी कंट्री के पास ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो उसको एक नेशनल एडवांटेज मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज. एंड स्पेसिफिकली दिस टॉपिक रिलेट्स टू द एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड थ्योरीज. तो ट्रेड थ्योरीज के पॉइंट से भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा जाता है. दैट इज पोर्टर्स डायमंड मॉडल इज अनदर फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी एज वेल. ठीक है, so this is the topic that we are going to study. As I have already told you that this is also known as theory of national competitive advantage of industry. तो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, किसी पर्टिकुलर नेशन के पास अगर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डायमंड्स का मॉडल बनाता है, then it will be known as national competitive advantage or Porter's diamond model. ठीक है, and why are we focusing on this particular model? Because this model helps us have a consistent innovation. मतलब अगर आपके पास ये फैक्टर्स हैं तो आप कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट में इनोवेशन ला सकते हैं. एंड अगर आप प्रोडक्ट में लगातार इनोवेशन लाते हैं सो इट इज सर्टेनली गोइंग टू इनहांस योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन द लॉन्ग रन. देखिए, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अगर आप बनाते हैं विच इज बाउंड टू गेट ऑब्सोलीट इन सर्टेन ईयर्स, कुछ साल बाद उसका काम खत्म हो जाएगा, देन सर्टेनली इट विल नॉट बी सस्टेनेबल इन द मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ लॉट ऑफ फ्यूल एफिशिएंट कार्स, जहां पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव बीन कमिंग अप विद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बिकॉज पेट्रोल इज बिकमिंग वेरी कॉस्टलियर. एंड बहुत कम टाइम में ऐसा कहा भी जा रहा है कि हम पेट्रोल को डिप्लीट भी कर देंगे या तो फिर जो प्राइसेस होंगे दे आर सर्टेनली गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई, रॉकेट को छूने लग जाएंगे जो फ्यूल के प्राइसेस है. सो देयरफॉर बेसिकली द पेट्रोल बेस्ड कार्स आर गोइंग टू बी यूजलेस और दे गोइंग टू बी ऑब्सोलीट वेरी वेरी सून. ठीक है, सो अगर हम कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, देन सर्टेनली इट इज गोइंग टू बी अ एडवांटेज फॉर अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज और अ फर्म. ठीक है, तो यहां पे कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए. फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी. फैक्टर कंडीशन, मतलब क्या कंडीशंस हैं आपके फैक्टर्स की, जो भी आप रॉ मटेरियल्स या जो भी बेसिक रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है. विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स इन डिटेल ऑल्सो. डिमांड कंडीशन, आपकी कंट्री में प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है. रिलेटिंग सपोर्टिव इंडस्ट्रीज कैसी हैं. सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज का क्या मतलब होता है, जो मेन प्रोडक्ट को, जो मेन आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है या हेल्प करती है सो दैट द मेन प्रोडक्ट, जो मेन कमोडिटी है, वो प्रॉपरली मैन्युफैक्चर हो सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑटोमोबाइल कार के बारे में बात करूं कि अगर आप कार्स बना रहे हैं तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको रॉ मटेरियल के फॉर्म में स्टील चाहिए होगा. ठीक है, यू विल ऑल्सो बी नीडिंग द व्हील्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो ये आपके क्या होगा, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हो गए. देन पोर्टर ऑल्सो emphasized that apart from these four main factors there are two additional factors. One is the government and one is the chance. गवर्नमेंट का क्या मतलब है, गवर्नमेंट आपको क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है. एंड चांस, यहाँ पे लक के बारे में बात हो रही है, दैट व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ योर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दैट मैटर. तो इन दोनों फैक्टर्स का भी एक इंपॉर्टेंट बियरिंग पड़ता है आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाने में. ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज नोन एज अ डायमंड मॉडल. सो ये देखिए, एक डायमंड का शेप आपको दिया हुआ है. दिस इज द डायग्राम दैट वी हैव. हियर वी हैव द मेन फोर फैक्टर्स, दैट इज फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी. द डिमांड कंडीशंस, कंट्री में डिमांड कैसी है प्रोडक्ट की. फैक्टर कंडीशन जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे दो तरीके के फैक्टर्स होंगे, बेसिक फैक्टर्स एंड एडवांस फैक्टर्स. We'll be discussing very soon about these factors. Then related supporting industries. Then we have the two more additional factors that were given, the government as well as chance, जिसको आप timing या फिर luck भी कह सकते हैं. ठीक है, so this is the diagram that you have to remember. एग्जाम में diagram की बहुत वैल्यू है, that enhances the quality and presentation of your answers. Now let's understand these factors in detail. सबसे पहले फैक्टर कंडीशंस के बारे में बात करें तो फैक्टर कंडीशंस क्या हो सकते हैं, आपके फैक्टर्स क्या हैं which will help you
प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज। तीन तरीके के फैक्टर हो सकते हैं। नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं, जो कि आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, एयर हो गया, वाटर हो गया, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, ठीक है, मिनरल्स हो गए। देन यू हैव कैपिटल, कैपिटल में यहाँ पे हम फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। विदाउट मनी यू कैन नॉट कन्वर्ट अ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। आपको पैसा चाहिए होगा टू हायर पीपल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको पेमेंट करने के लिए यू विल नीड फंड्स। एंड देन फाइनली द ह्यूमन रिसोर्सेज, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल, या जो आपके पास रिसोर्स होता है विच विल एक्चुअली कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू द फिनिश प्रोडक्ट एंड उसको एग्जिस्टेंस में लाके देगा। नाउ द फैक्टर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। बेसिक फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि क्लाइमेट हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, लोकेशन हो गए, डेमोग्राफिक्स हो गए। मतलब ये वो बेसिक फैक्टर्स हैं जो प्रेजेंट होने ही चाहिए और किसी भी कंट्री में होते ही होते हैं। बट इफ यू हैव द रिक्वायर्ड फंड्स, इफ यू हैव द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, ये तब ही बनते हैं जब आप इन बेसिक फैक्टर्स को एडवांस कर सकते हैं थ्रू योर हार्डवर्क एंड थ्रू योर एबिलिटीज दैट अ पर्टिकुलर कंट्री हैज। तो ये क्लाइमेट तो कंट्रीज के पास होगा ही, नेचुरल रिसोर्सेज भी होंगे, बट क्या वो इनको बिल्ड कर सकते हैं टू create a dynamic infrastructure? That depends on country itself and its resources, of course. तो एडवांस फैक्टर्स क्या हो गए? कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल लेबर, लेबर है आपके पास, ह्यूमन रिसोर्स है, बट कैन यू ट्रेन देम, कैन यू प्रोवाइड देम प्रॉपर एजुकेशन, कैन यू प्रोवाइड देम टेक्निकल नो हाउ, ताकि वो अनस्किल्ड लेबर से लेबर में कन्वर्ट हो पाए। सिमिलरली यू हैव टेक्नोलॉजी, बट कैन यू बिल्ड मशीन्स ओवर देम? क्या उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसी मशीन्स बना सकते हैं विच कैन मेक योर थिंग्स मोर इजी, मोर कन्वीनियंट? So these are going to be the advanced factor, and this is the first important parameter, first important factor जो जरूरी है अगर आपको competitive advantage लेना है at the national level. Second factor that we are going to discuss is demand condition. अब आपके पास resources तो हैं, but जो आप products बना रहे हैं, whatever products you are manufacturing or whatever services you are providing, nobody is demanding that particular product. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेट्स से यू गो टू यूएस, दो साड़ीज आर इन ग्रेट डिमांड इन यूएस दीज डेज, बस लेट्स से, बट अगर आप वहां पे ट्रेडिशनल राजस्थान क्लोथ्स बनाने की कोशिश करेंगे, यू ट्राई टू मैन्युफैक्चर देम ट्रेडिशनल लोकल राजस्थानी क्लोथ्स, राजस्थान के जो लोकल ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं, इनको अगर आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो प्रोबेबली उतनी डिमांड नहीं होगी जितनी वेस्टर्न क्लोथ्स की होगी या ऐसे मॉडर्न आउटफिट्स की होगी जो यूएस में लोग पहनते हैं। सो अगेन द डिमांड कंडीशंस डिटरमाइंस अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सेल इट एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, तो जितना ज्यादा लार्जर मार्केट होगा उतनी ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी। दो देयर आर गोइंग टू बी सम चैलेंजेस आल्सो बिकॉज यू विल हैव टू डील with the market, but then it also creates a lot of opportunities ताकि आप अपना प्रोडक्शन प्रोसेस enhance कर सके and you can generate lots and lots of revenue. ठीक है, so that is going to be there. ठीक है, of course जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा होती है, जहां पे लोग बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, वहां पे क्या होता है, कंपनीज के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है दैट दे कैन इनोवेट एंड इंप्रूव द प्रोडक्ट। लेट्स से अगर कंट्री में, किसी भी कंट्री में कुछ भी नया आप डिमांड नहीं कर रहे, द कस्टमर्स आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग न्यू, देन द सेम प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी डिमांडेड थ्रू आउट द नंबर ऑफ ईयर्स एंड ऑल। बट अगर कस्टमर्स बेटर प्रोडक्ट्स डिमांड करते हैं, बेटर चीजें डिमांड करते हैं, तो फर्म्स को भी इनोवेट करना पड़ेगा एंड दे आर गोइंग टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑल्सो। व्हाई डू वी सी दैट ऑटोमोबाइल कंपनीज कमिंग अप विद न्यू वर्जन्स ऑफ कार्स? आप हर वीकेंड देखिए, अगर आपको टाइम मिलता है, हर वीकेंड पे आपको नजर आएगा कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, कि जो कंपनी जो है, इट इज कमिंग आउट विद न्यू वर्जन्स ऑफ कार्स। इट इज बिकॉज पीपल आर डिमांडिंग एंड दे वांट टू सस्टेन देमसेल्फ इन द मार्केट। ठीक है, साथ साथ अगर आपकी डिमांड ज्यादा होती है तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है। नाउ आई बिलीव यू नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दैट एज द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी राइजेस, द पर यूनिट कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, पर यूनिट कॉस्ट कम्स डाउन। ठीक है, ऑल्सो अगर आपकी डिमांड अच्छी है तो आपके लोकल मार्केट में तो डिमांड होगी ही, साथ साथ व्हेन योर लोकल कंट्री और द लोकल मार्केट गेट सैचुरेटेड, यू कैन केटर टू द ग्लोबल मार्केट। जो चीज आप आज इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक बार डिमांड सैचुरेट हो गई आपके इंडियन मार्केट में, यू कैन गो टू द फॉरेन मार्केट्स एज वेल। ठीक है, सो दिस अगेन हेल्प्स द कंट्री इन डेवलपिंग नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नेक्स्ट इज द सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। अब कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होती है जिसके पास सारे के सारे रॉ मटेरियल्स या जो भी उसको फैक्टर्स चाहिए वो उसके पास होते हैं। दे आर सर्टेनली गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ अलायंसेस एंड पार्टनरशिप। आपको कुछ सप्लायर्स चाहिए होंगे जो आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करें, कुछ सप्लायर्स चाहिए होंगे जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें, लेट्स से डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करें, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें। सो द रोल ऑफ सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज कैन नॉट बी अंडरमाइंड। जब तक ये सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज नहीं होगी तब तक आप प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकते। अगर आपको थोड़ा सा कॉमर्स एंड बिजनेस का कंसेप्ट याद है तो वहां पे एक टर्म होता था ट्रेड, एंड देन यू हैड द टर्म ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का क्या मतलब है? वो ऐसे फैक्टर्स, वो ऐसे सर्विसेज विच प्रोमोट
द ट्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। तो इन सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज को आप ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कह सकते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आपके पास सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज है तो आपका जो टाइमली फीडबैक है, लेट से आपको कोई रॉ मटेरियल चाहिए, एकदम से आपको शॉर्टेज पड़ गया एंड यू नीड दैट एंड यू हैव अ वेरी नियर बाय, वेरी क्लोजली एसोसिएटेड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, तो वो आपको तुरंत रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देगी। द कम्युनिकेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी शॉर्ट। लेट से आपके पास सपोर्टिंग इंडस्ट्री नहीं है, आप किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना चाहते हैं, नाउ दिस इज सर्टेनली गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जिसमें प्रोबेबली जो डिमांड मीट होनी थी वो अब आप मीट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट ऑल्सो हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। देयर आर वंडरफुल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन वैली के बारे में बात करें तो क्यों हम उसको सिलिकॉन वैली कहते हैं, और व्हाई हैज इट बिकम टू बी, व्हाई हैज इट कम टू बी नोन एज सिलिकॉन वैली? बिकॉज वहां पे जो टेक जायंट्स हैं, टेक स्टार्टअप्स हैं, उनको बहुत सारी ऐसे सपोर्टिव इंडस्ट्री कह लीजिए, इन्वायरमेंट कह लीजिए, एक्सपोजर कह लीजिए, ये सारी चीजें मिलती हैं कि जो टेक स्टार्टअप हैं वो सबसे ज्यादा वहां पे बूम करते हैं। सिमिलरली विद बैंगलोर, इंडिया में बैंगलोर को सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? बिकॉज वहां पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से रिलेटेड सपोर्टिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अवेलेबल है एंड वो बूम करती रहती है, ठीक है। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सपोर्टिंग इंडस्ट्री। एक और एग्जांपल के लिए, जो स्वीडिश मार्केट में जो फैब्रिकेटेड स्टील प्रोडक्ट्स थे, इनको बहुत ज्यादा लीवरेज मिला था, इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था। क्यों? क्योंकि स्वीडन में ऑलरेडी स्टील इंडस्ट्री की स्पेशलिटी वाली इंडस्ट्रीज ऑलरेडी अवेलेबल थी। तो ऑफकोर्स सी बात है कि जब वहां पे स्टील अवेलेबल होगा तो उससे रिलेटेड जो भी एडवांस प्रोडक्ट आप बनाना चाहेंगे वो आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। सो दीज आर द सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, द फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर, द राइवलरी स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप अपने क्लासरूम को याद करें, स्पेशली स्कूल के बारे में बात करें, तो जहां पे भी क्लासरूम में बहुत इंटेंस कंपटीशन होता है, लेट्स से कि जो क्लास में फर्स्ट आता है उसके 90% बच्चे आते हैं, मैं एक रिलेटेबल एग्जांपल ले रहा हूं, जो सेकंड बच्चा आता है, सेकंड पर्सन, उसके 89 पॉइंट समथिंग आते हैं। डोंट यू थिंक दैट सर्टेनली व्हाट इज गोना हैपन कि जो ए वाला बच्चा होगा, जो क्लास में फर्स्ट आता है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होगा एंड ये अपनी लिमिट को स्ट्रेच करके कोशिश करेगा कि ये इस गैप को, 1% के गैप को कम कर दे, सॉरी इनहैंस कर दे, एंड ये 90% से अपने आप को स्ट्रेच करके 91% या 92% स्कोर करने की कोशिश करेगा, सो दैट ही रिमेन्स ऑन द फर्स्ट रैंक। वो पूरी कोशिश करेगा कि वो फर्स्ट रैंक पे रहे। सिमिलरली, जिस कंट्री के अंदर इंटेंस कंपटीशन होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कंपटीशन का, बहुत सारे फर्म्स होते हैं जो आपस में कंपीट कर रहे होते हैं, वहां पे इनोवेशन का, क्वालिटी इंप्रूव करने का एंड कॉस्ट रिड्यूस करने का प्रेशर हमेशा बना रहता है। और कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे एक ही दो फर्म्स है, ठीक है, आराम से दोनों ऑपरेट कर रही हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, 50% शेयर इन्होंने ले रखा है, 50% शेयर इन्होंने ले रखा है, वहां पे कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है कि आप प्रोडक्ट जो भी मैन्युफैक्चर करके देंगे, कस्टमर्स उसको परचेस कर लेंगे, ठीक है। सो जितनी ज्यादा कंपटीशन होगा, जितना इंटेंस कंपटीशन और राइवलरी होगी, उतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट होगा फर्म के लिए एंड साइमल्टेनियसली फॉर द नेशनल लेवल, ठीक है। यहां पे एक थोड़ा सा मैनेजमेंट आइडियोलॉजी या स्ट्रक्चर का भी रोल आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जितनी भी जर्मन कंपनीज हैं, उनके जो भी फाउंडर्स या को फाउंडर्स हुए हैं, दे हैव बीन फाउंड टू बी इंजीनियर्स, और इसका इंपैक्ट क्या हुआ है कि जो भी उनके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, वहां पे प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे बहुत ज्यादा रोल होता है। ऑब्वियसली बात है, जो आपका स्पेशलाइज्ड एरिया होगा, आप उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सो दैट एग्जैक्टली हैपेंस इन द जर्मन कंपनीज, ठीक है। सिमिलरली, जो यूएस बेस्ड कंपनीज है, वहां पे, दिस इज द रिसर्च दैट आई एम टेलिंग यू, वहां पे जो ज्यादातर फाउंडर्स हुए हैं वो फाइनेंस या मैनेजमेंट बैकग्राउंड के पाए गए, तो उनका फोकस जो होता है वो प्रॉफिट्स और स्टेक होल्डर्स पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट एज वेल एज डिजाइन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप ध्यान रख सकते हैं कि मैनेजमेंट आइडियोलॉजी इज ऑल्सो गोइंग टू इंपैक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिमिलरली, अगर स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि बहुत ही कंड्यूसिव है, इट इज समथिंग विच इज वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, तो वो आपको हेल्प करेगा कि आप डिसीजन मेकिंग आसानी से ले सकें। वेरएस अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है जो आपने क्रिएट किया हुआ है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से आपके जो रिजल्ट्स होंगे, परफॉर्मेंस होगी, वो भी इंपैक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, ठीक है। इसके साथ साथ पॉटन ने 2 और एडिशनल फैक्टर दिए थे। वन इज द गवर्नमेंट सपोर्ट, कि आपको एज अ कंट्री, आपको एज अ फर्म, एज एन इंडस्ट्री, गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मिलता है ना। गवर्नमेंट कैन आइदर एक्ट एज अ कैटलिस्ट, जो आपके आउटकम को, आउटपुट को बढ़ा सकती है, इट कैन इनहैंस द आउटपुट, और इट कैन एक्ट एज अ चैलेंजर। इसका मतलब है कि आपके चैलेंजेस बढ़ा सकती है, वो आपके लिए मुसीबतें बढ़ा सकती है। तो कुछ सरकार होती है जो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करती है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है कि भाई आपको हम बेनिफिट्स देंगे, आपको हम इंसेंटिवाइज करेंगे कि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करो। कुछ ऐसी होती हैं जो आपस में लड़ती रहती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो आपस में लड़ती रहती हैं, एंड वो हमेशा चैलेंजेस बढ़ा देती हैं कंपनी के लिए। फॉर एग्जांपल, लेट्स से उन्होंने कह दिया कि अभी तक जो आप इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे थे,
जो भी आप रॉ मटेरियल या जो मशीन्स इंपोर्ट कर रहे थे उस पर 10% आप दे रहे थे, अब आप इसको बढ़ा के 15% कर देते, व्हाट इज गोना हैपन? थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा था उसके प्राइसेस सर्टेनली बढ़ जाएंगे, क्योंकि फर्म्स अपने जेब से तो नहीं लगाएगी, एंड अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो सर्टेनली जो एक्सपोर्टेड गुड्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे एंड आपके एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू फॉल। तो इस तरीके से गवर्नमेंट चैलेंज आपके सामने ला सकता है। एंड सिमिलरली अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करता है या फिर ऐसे ही स्कीम्स निकालता है जहां पे प्रोमोट कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, एंटी ट्रस्ट लॉज जो हो गए, जो पेटेंट्स वगैरह हो गए, ये बहुत ही स्ट्रीमलाइन किए हुए हैं, बहुत ही प्रॉपरली डिवाइज्ड हैं दैट नोबडी कैन टेक एडवांटेज आउट ऑफ इट। तो जो फर्म्स होंगी वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने में फ्रूटफुल होंगी। दे विल थिंक कि नहीं ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वी हैव प्रॉपर लॉज, ताकि हमारा प्रोडक्ट इमिटेट नहीं किया जा सकता है या हमारे सामने पेटेंट से रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो हाउ डज द गवर्नमेंट रिएक्ट दैट अलाउज अ फर्म टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? पॉजिटिव होगा, प्रमोट करेगा तो बेनिफिशियल होगा, अगर नहीं प्रमोट करेगा तो इट विल बिकम डिफिकल्ट और चैलेंजिंग फॉर द फर्म। ठीक है, लास्ट फैक्टर जो उन्होंने कहा दैट वाज चांस और लक। मतलब यहां पे एक सिंपल सा एलिमेंट क्या है, टाइमिंग ऑफ द प्रोडक्ट। किस टाइम पे आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है, दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल और इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग, एंड दिस इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट और इंडिविजुअल। ना गवर्नमेंट उसमें कुछ कर सकती है, ना ही इंडिविजुअल कोई कुछ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंट्री में ऑपरेट करने गए, वहां पे कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, या फिर वॉर हो गई उसके किसी और कंट्री के साथ। लेट्स से वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे आप कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे थे, या आप किसी और कंट्री में जाके FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि हम चलो उस कंट्री में अपना प्लांट लगाते हैं और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो अगर उस टाइम पे वहां पे वॉर हो गई या कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो सर्टेनली आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले पाएंगे, इट विल टर्न आउट टू बी अ डिसएडवांटेज। ठीक है, तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंट का जो एग्जांपल है वो बहुत ही वर्दी होगा यहाँ पे, कि अगर किसी ने कोविड के टाइम पे, लेट्स से 2020 में किसी ने प्लान किया होगा कि चलो मैं अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलता हूँ, और कोविड पैंडेमिक आ गया था, तो सर्टेनली उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला होगा, बिकॉज नोबडी वेंट टू द रेस्टोरेंट्स। वेयर एज पॉजिटिव एलिमेंट क्या है कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे सच एज जूम टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने अगर अपना प्लेटफॉर्म कुछ बनाया होगा कि ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग बनाते हैं, तो वो काफी बूम हुआ होगा। जैसे कि जूम का एक रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 400% प्रॉफिट बुक किया है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक। तो टाइमिंग एंड चांस और लक भी होता है, वो भी आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 6 फैक्टर्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं, एंड दिस गिव्स अ लार्जर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द फर्म, इंडस्ट्री एज वेल एज नेशन। नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज्यादा लिया जाता है बिकॉज इट इज अ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अनदर एस्पेक्ट दैट वी हैव टू स्टडी, व्हाट इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? व्हेन यू हैव सर्टेन थिंग, व्हेन यू हैव सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसी। हम कोर कॉम्पिटेंसी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब एक आपके पास कोई ऐसी चीज है, कोई एक ऐसा एलिमेंट है, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, डिलीवरी हो, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हो, प्राइस हो, कुछ ऐसा है जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, एंड दैट इज डिमांडेड बाय द कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स को वैल्यू करते हैं, डिमांड करते हैं, एंड देयरफॉर यू गेन बेनिफिट्स। क्या हो सकता है ये? आपका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ज्यादा है मार्केट में, पीपल डिमांड इट। ठीक है, आप कम प्राइसेस पे प्रोवाइड कर पाते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहे हैं। लेट्स से आप पोस्ट सेल सर्विसेज उनको दे रहे हैं, ठीक है, मेंटेनेंस चार्जेस दे रहे हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, घर पे विजिट कर रहे हैं कि कुछ आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है फंक्शनिंग में। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट गिव्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द फर्म एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स के पास वो नहीं है, आपके पास वो है। ठीक है, एंड उसको वैल्यू किया जा रहा है, इट क्रिएट्स अ वैल्यू क्रिएटिंग स्ट्रैटेजी फॉर द पर्टिकुलर कंपनी, तो वो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाएगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? माइकल पॉटर्स डायमंड मॉडल। माइकल पॉटर क्या कहते थे कि अगर ये सारे फैक्टर्स आपके पास हैं, सबका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो वो एक नेशन के लिए नेशनल लेवल पे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का काम करेगा एज कंपेयर टू अदर नेशंस। ठीक है, तभी तो उसको कहा गया है कि वो नेशनल लेवल पे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहा है। आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास रिलेटेड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज भी है, सारी चीजें इन प्लेस हैं, देन सर्टेनली यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा फ्रेमवर्क हम डिस्कस करने वाले हैं, इट्स नॉट अ वेरी डिटेल्ड वन। रिव्यू बेस्ड फ्रेमवर्क जिसको हम कहते हैं, रिव्यू या रिसोर्स बेस्ड फ्रेमवर्क भी इसको कहा जाता है, बिकॉज रिसोर्सेज से रिलेटेड है ये। दैट इज VRIO फ्रेमवर्क। अभी इसका फुल फॉर्म पढ़ेंगे हम, VRIO से क्या मतलब है। बेसिकली ये जो रिसोर्स या रिव्यू बेस्ड फ्रेमवर्क है, ये क्या रिलेशनशिप बताता है रिसोर्सेज के बारे में। आपके पास टेंजिबल इंटेंजिबल रिसोर्सेज क्या है, कैपेबिलिटीज, आपकी एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज,
लेट्स से किसी कंट्री के पास बहुत सारा ऑयल है, ठीक है, बट आप उस ऑयल को एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाते, यू डू नॉट हैव द प्रॉपर मैकेनिज्म कि आप इसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर दें, देन सर्टेनली यू विल गोइंग टू फेस चैलेंज। आप उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कन्वर्ट नहीं कर पाते, मतलब आप उसको ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट नहीं कर पा रहे हैं कि लोग उसको एडवांटेज की तरह ट्रीट करें एंड द कस्टमर्स आर डिमांडिंग दैट प्रोडक्ट, ठीक है। आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी उस पर, एंड देन फाइनली उसको ऐसा सेलेबल बनाना है that it generates profitability and revenue for you। तो जो ये 4 एलिमेंट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का काम करता है ये VRIO फ्रेमवर्क विच वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपके पास ये एलिमेंट्स हैं, इफ यू आर एबल टू मेक गुड यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स, देन इट इज गोइंग टू बिकम अ सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर योर फर्म। आपको वो लंबे टाइम तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकता है, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू मेक गुड यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स अलॉन्ग विद द रिलेशनशिप विद देम। ध्यान रखिएगा कि एक का होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरा ना हो, सब सारे रिसोर्सेज भी होने चाहिए एंड एडिक्वेट क्वांटिटी में भी होनी चाहिए, प्रॉपर मिक्स होना चाहिए सारे रिसोर्सेज का इन ऑर्डर टू गिव यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। जल्दी से इन 4 टर्म्स को पढ़ लेते हैं। रिसोर्सेज मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास एसेट्स कौन से हैं, बोथ टैंजिबल इनटैंजिबल। टैंजिबल आपके पास हो गए मशीन्स वगैरह, इनटैंजिबल हो गए पेटेंट कॉपीराइट एक्सेट्रा। कैपेबिलिटी का क्या मतलब है, एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज। आपके पास ऑयल है, आप उसको रिफाइन करके सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज योर कैपेबिलिटी। तीसरा टर्म है कॉम्पिटेंसी, मतलब डूइंग थिंग्स एफिशिएंटली। अब इन दोनों टर्म्स में कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसी में हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। कैपेबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू डू थिंग्स, मतलब बीइंग इफेक्टिव, क्या आप ये काम कर सकते हैं, इफ द आंसर इज यस यू आर केपेबल। कॉम्पिटेंट का क्या मतलब है, डूइंग थिंग्स इन एन एफिशिएंट मैनर। एफिशिएंट मैनर मतलब टेकिंग लीस्ट टाइम और लीस्ट कॉस्ट, मतलब आप ये काम कर सकते हैं और कम से कम कॉस्ट पे कर सकते हैं, तभी तो कंपनी को बेनिफिट होगा। अगर आप सिर्फ काम कर सकते हैं लेकिन आपका कॉम्पिटिटर आपसे कम कॉस्ट में कर सकता है, तो उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। तो ये डिफरेंस है कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसी के बीच में। लास्ट एलिमेंट डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी, मतलब कोर कॉम्पिटेंसी ऐसा डेवलप करना जो कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब मार्केट में स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन सारे लोग थे, उस टाइम पे भी सबसे अच्छा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था वो अमेजन का था, और आज भी है इनफैक्ट, ठीक है। तो ये उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है कि वो कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स को डिलीवर भी कर पाता है, कन्वीनियंटली डिलीवर कर पाता है, एंड एट द लीस्ट कॉस्ट, सबसे कम डिलीवरी चार्ज करता है अमेजन। कभी कभी प्रैक्टिकली ऑर्डर करके देखेगा एट अ मास स्केल, ठीक है, जिसकी वजह से उसका मार्केट में सबसे अच्छा रेपुटेशन एंड सबसे अच्छा लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो होना चाहिए, ठीक है। द वेरी लास्ट एलिमेंट जहां पे हम रिव्यू बेस्ड या रिसोर्स बेस्ड व्यू देखेंगे VRIO का, तो सबसे पहले समझ लेते हैं VRIO होता क्या है। V का मतलब क्या है, वैल्यूएबल, मतलब जो भी आप चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इज इट वैल्यूएबल टू द कंपनी, दैट इज यू, एज वेल एज कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अमेजन जो है, या फिर लेट्स एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं, थोड़ी देर एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं। एप्पल का जो फीचर्स है उसके लिए वो आपसे हायर प्राइसेस चार्ज करता है, आपसे महंगे प्राइसेस चार्ज करता है अपने फोन्स के लिए, बट द कस्टमर्स आर नॉट वैल्यूइंग दीज फीचर्स। कस्टमर्स को ये फीचर्स चाहिए ही नहीं। अगर उनको ये फीचर्स नहीं चाहिए होंगे, विल दे बी विलिंग टू पे दैट हायर प्राइसेस? द आंसर इज नो। तो पहला VRIO फ्रेमवर्क का क्या कॉन्टेक्स्ट है कि वो प्रोडक्ट वैल्यूएबल होना चाहिए आपके लिए भी, आपके कस्टमर्स के लिए भी, तभी वो प्रॉपर प्राइस दे पाएंगे और तभी आप प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पाएंगे। सेकेंड एलिमेंट क्या है, रेयर। इज इट समथिंग विच इज रेयर, मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसमें कुछ भी यूनिक फीचर्स नहीं है, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। वो ऐसा होना चाहिए जो रेयर है, आसानी से नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर जो प्रोडक्ट एप्पल दे रहा है, सेम प्रोडक्ट अगर सैमसंग या दूसरा माइक्रोमैक्स प्रोवाइड कर सकता है, तो उसका बेनिफिट क्या है, देयर इज नथिंग यूनिक अबाउट इट, ठीक है। थर्ड फैक्टर है इनिमिटेबल। इनिमिटेबल इज एन अपोजिट वर्ड ऑफ इमिटेट, मतलब क्या उसको आसानी से कॉपी किया जा सकता है। अगर उस प्रोडक्ट को आसानी से कॉपी किया जा सकता है, उसके सब्स्टिट्यूट बनाए जा सकते हैं, देन सर्टेनली उस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं रहेगी, बिकॉज जो चाइनीज कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, जो आपके मोबाइल फोन में फीचर होगा उसको इमिटेट कर देंगे, कॉपी कर देंगे, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, बिकॉज सेम प्रोडक्ट सेम फीचर्स के साथ कम प्राइस पे अवेलेबल है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट चाइनीज प्रोडक्ट डज, ठीक है। लास्ट इज द O फ्रेमवर्क, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। आपका जो प्रोडक्ट है वो वैल्यूएबल भी है, रेयर भी है, इनिमिटेबल भी है, मतलब इमिटेट नहीं किया जा सकता, बट यू कैन नॉट ऑर्गेनाइज इट वेल, दैट मीन्स यू कैन नॉट एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेस। आपके पास रिसोर्सेज हैं, रेयर हैं, वैल्यूएबल हैं, बट आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे, आप उसका बेस्ट यूज नहीं कर पा रहे। यू कैन नॉट कन्वर्ट द ऑयल प्रोडक्ट इनटू पेट्रोल एंड यू कैन नॉट सेल इट इन द मार्केट। आप उसकी मार्केटिंग करके उसको प्रॉपर यूज करके सेल नहीं कर पा रहे, देन सर्टेनली इट इज ऑफ नो यूज,
ठीक है, तो ये VRIO फ्रेमवर्क है। ये चारों चीज अगर प्रेजेंट होती हैं, देन व्हाट यू गेट इज ए सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल है, रेयर है, इनइमिटेबल है, बट आप उसको यूज नहीं कर पा रहे, यू डू नॉट हैव द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, तो क्या कहेंगे हम? अनयूज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बिकॉज आप उसको नहीं यूज कर पा रहे। अगर प्रोडक्ट वैल्यूएबल भी है, रेयर भी है, बट इनमिटेबल नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो बात ही नहीं करेगी, तो क्या है? आपको टेम्पररी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। परमानेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। टेम्पररी का क्या मतलब है? कुछ सालों के लिए काम आएगा, जैसे ही लोग उसको इमिटेट कर लेंगे, वैसे ही आपका जो एडवांटेज है वो खत्म हो जाएगा। एक बार आपके प्रोडक्ट को इमिटेट कर लिया गया, नोबडी इज गोना डिमांड योर प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट वैल्यूएबल है बट रेयर नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ? कॉम्पिटिटिव पैरिटी होगी। कॉम्पिटिटिव पैरिटी का क्या मतलब है? आप भी उसको वैल्यू कर रहे हैं, एंड क्योंकि रेयर नहीं है, तो जो दूसरी कंपनीज बना रही हैं, जो आपके राइवल्स बना रहे हैं, वो भी उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो बस उसको वैल्यू किया जाएगा, बट वो यूनिक नहीं होगा, एंड इट विल नॉट बी डिमांडेड। आप भी वही प्रोडक्ट बना रहे हैं, दूसरी कंपनीज भी वही प्रोडक्ट बना रही है। इट्स अ पैरिटी सिचुएशन, इक्वलाइज सिचुएशन है। आपके भी उस फीचर को वैल्यू किया जा रहा है, एंड आपके राइवल के भी सेम फीचर को वैल्यू किया जा रहा है। देयर इज नो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दैट हैज बीन क्रिएटेड। ठीक, नेक्स्ट, ना आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल है, ना रेयर है, ना इमिटेबल है, ना ऑर्गेनाइज्ड है। बेसिकली उसको वैल्यू ही नहीं किया जा रहा, देन यू हैव कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज, बिकॉज अगर लोग उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो प्राइस क्यों पे करेंगे? ठीक है, सो दिस इज द रिव्यू बेस्ड व्यू और VRIO framework. These two techniques are very important in order to gain sustainable competitive advantage. I hope this is clear. Thank you and take care.